हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हम लोग यूनिट 7 देख रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या, स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी हम लोगों ने देखा था कि स्पेस में कैसे हम लोग कार्य करते हैं, कैसे हम लोग अपने अनुसंधानों को बढ़ावा देते हैं और कौन कौन से इसमें उपकरण या इक्विपमेंट यूज होते हैं और वो इक्विपमेंट किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। देखिए, स्पेस जैसे मैंने आपको बताया था, पृथ्वी की वायुमंडल, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके 100 किलोमीटर से ऊपर का क्षेत्र एक क्या कहलाता है, कार्बन रेखा होती है जो अंतरिक्ष और पृथ्वी के वायुमंडल के मध्य में होती है। इसके बाद का क्षेत्र क्या कहलाता है, स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। और इसी क्षेत्र के अध्ययन के लिए जो हम लोग टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेस टेक्नोलॉजी। अब देखिए, इस स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या देख सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट होते क्या है, फिर क्या है, रॉकेट देख लेंगे। अब रॉकेट किस टेक्नोलॉजी पे कार्य करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, अब सैटेलाइट में उपयोग होने वाले उपकरण जैसे पेलोड्स, ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये सब, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में। यदि मैं बात करूँ रॉकेट, रॉकेट जो हमारे पीएसएलवी, एएसएलवी, जीएसएलवी, जो लॉन्चिंग व्हीकल सिस्टम्स होते हैं या फिर सैटेलाइट्स होते हैं, इन ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। आपने सुना होगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, क्या है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, एफ, संवेग का सूत्र होता है पी बराबर एम वी। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। अब ये इसी सिद्धांत पर ही क्या काम करता है, ये क्या, रॉकेट की टेक्नोलॉजी इसी सिद्धांत पे काम करती है। साथ ही ये गति के तृतीय नियम, कौन सा, गति के तृतीय नियम, एक्शन और रिफ्लेक्शन, या फिर बोल सकते हैं हम लोग प्रक्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इन दो सिद्धांतों पर ही कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ड है हमारी, रॉकेट की टेक्नोलॉजी। ठीक है, या फिर हम इसको, जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, उसे M1 इंटू MV, M1 M2 इंटू MV, इस सिद्धांत पर ही क्या, रॉकेट टेक्नोलॉजी क्या करती है, कार्य करती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी है क्या और किस प्रकार कार्य करती है। तो सिंपल सा अर्थ है स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या, कि अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों को जानने या फिर उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो मानव के द्वारा जो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है, जिसमें हम लोग स्पेस क्राफ्ट, रॉकेट, सैटेलाइट में यूज होने वाली टेक्नोलॉजियाँ, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। और आज हम लोग देखेंगे क्या, इसी स्पेस टेक्नोलॉजी में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बताया था क्या, 1962 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन, परमाणु ऊर्जा आयोग के अंतर्गत या अधीन हम बोल सकते हैं, एक क्या बनी थी, कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी थी, उसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति। क्या था, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, या अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ये क्या थी, ये इस कमेटी को बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था ये कमेटी, सबसे पहले तो इसमें कौन थे, डॉक्टर साराभाई, विक्रम साराभाई, जिसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, या फादर ऑफ इसरो। ठीक है, बोल सकते हैं इसरो। ठीक है, क्या, डॉक्टर विक्रम साराभाई, साथ ही डॉक्टर रामनाथन। देखिए, ये नाम आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये नाम भी याद रखिए, क्या, डॉक्टर रामनाथन के नेतृत्व में क्या बना था, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। ठीक है, कब, 1962 में। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, INCOSPAR। तो ये भी कभी पूछ सकता है, तो आप याद रख लीजिएगा, क्या, INCOSPAR। ठीक है, यही जब समिति 1969 में किसका रूप ले ली थी, ये ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले ली थी। किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, क्या बोल सकते हैं, इसरो।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब? 1969 में यही समिति क्या बन गई, एक संगठन के रूप में कार्य करने लगी। और इसी के पश्चात 1972 को अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग यानी कि स्पेस डिपार्टमेंट और स्पेस क्या कमीशन का गठन किया गया। और अब इसी के अंतर्गत ही क्या काम करता है, इसरो काम का। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और ये डिपार्टमेंट किसके अंडर होता है, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है। ठीक है, और भारतीय अंतरिक्ष जो एजेंसी है इसका उद्देश्य क्या है, तो सिंपल से इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में क्या करना, अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए उसका उपयोग किसमें करना, राष्ट्रीय विकास में करना। किसमें, राष्ट्रीय विकास में करना। ये इसका क्या था, उद्देश्य है किसका, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का। देखिए अभी हमारे उपग्रह में भारत का तिरंगा है। ठीक है, और ये डायग्राम में आप देखते चलेंगे। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे किस प्रकार भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने किस प्रकार अपने कार्यों को संचालित किया। देखिए सबसे पहले 1963 में इसने नाइक अपाचे, ठीक है, नाइक अपाचे करके पहला कौन सा साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था, कहाँ से, तुम्बा से। कहाँ से, तुम्बा से लॉन्च किया था। ठीक है, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जिसको बोलते थे, क्या बोलते थे, थर्ल करके बोलते थे, TERLS। ठीक, जहां से इन्होंने क्या भेजा था, नाइक अपाचे भेजा था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आए। देखिए सारी हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक, सब कुछ हम लोग सीक्वेंस में पढ़ने वाले। इसके पश्चात 1975 में आर्यभट्ट स्वदेशी निर्मित उपग्रह भेजा था। कौन सा, आर्यभट्ट प्रथम, 1975 में। कहाँ से, बीकानेर से भेजा था। ठीक है, ये हो गया क्या। और फिर 1979 में हम लोगों ने SLV को डेवलप किया। एक क्या है हमारा, ये प्रमोचन यान है। क्या है, प्रमोचन यान, इसको बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम। इसके माध्यम से हम लोगों ने क्या भेजा, रोहिणी फर्स्ट भेजा था। ठीक है, जो जो क्या था हमारा, सक्सेस नहीं हो पाया था। लेकिन 1980 में रोहिणी 3 सफल क्या था हमारा, ये लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, पहला लॉन्चिंग व्हीकल सिस्टम जिसने रोहिणी को अपनी कक्षा में स्थापित किया गया था। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सफल अभियान बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि किस प्रकार इसरो ने अपने प्रमोचन यानों को डेवलप किया था। देखिए मैंने आपको बताया था प्रमोचन यान अब तक के भारत ने कितने डेवलप किए, या फिर लॉन्च व्हीकल जिसे हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके पश्चात ASLV यह ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम, इसके पश्चात PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम, फिर GSLV जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल, और इसके पश्चात अभी RLV पे काम कर रहा है। क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये भी सफल हो चुका है। अभी ही इसरो के द्वारा इसका क्या परीक्षण किया गया था, ये भी ऑलमोस्ट सफल है। इतने हमारे पास क्या है, लॉन्च व्हीकल उपलब्ध है इसरो के पश्चात। ठीक है, अब ASLV, अब देखेंगे क्या ASLV हम लोग स्टार्ट से देखेंगे। देखिए ये बहुत ही IMP टॉपिक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आना तय ही है। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग ASLV, ओह सॉरी SLV, इसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका सफल प्रमोशन कब किया गया था, 1980 में किया गया था। कहाँ से किया गया था, श्रीहरिकोटा से किया गया था। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आपको याद रखना है। और कौन से, पुलिकट लेक के समीप में। और इसको डेवलप करने के पश्चात भारत कौन सा कंट्री बन गया था, 6 कंट्री बन गया था। ठीक है, और इसकी इसकी वहन क्षमता कितनी है, 40 किलोग्राम। कहाँ तक के, LEO कक्षा तक के। कहाँ तक, LEO। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था LEO, MEO और क्या, जियो सिंक्रोनाइज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो आप हमारा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके पश्चात देखेंगे। देखिए इसका जो सफल
सफल प्रक्षेपण हुआ था जो ASLV 3 से हुआ था, और इसने 1980 में रोहिणी सेकंड को कहाँ पर स्थापित किया था, उसकी कक्षा में स्थापित किया था। अब इस व्हीकल का विशेषता क्या है? सबसे पहले तो इसमें जो ईंधन होते हैं वो कैसा होता है? ईंधन ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ईंधन ठोस होते हैं, और 4 चरणों में इसका ईंधन क्या होता है? कार्य करता है। ठीक है, कितने चरणों में? 4 चरणों में। आई होप आपको ये एसएलवी समझ में आया होगा। ठीक, अब एसएलवी के पश्चात अब हम लोग देखेंगे क्या? एएसएलवी। एएसएलवी ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कब डेवलप किया गया था? ये 1988 में डेवलप किया गया था। कब? 1988 में। अब ये देखिए LEO तक के कितने वजन के उपग्रहों को स्थापित कर सकता है? 150 केजी के उपग्रहों को क्या कर सकता है? स्थापित कर सकता है। और ये ASLV से कितना? 3 टाइम क्या पावरफुल है? कितना? 3 टाइम पावरफुल है ये। ठीक, और इसके माध्यम से 1992 में रिसोर्स C2 का क्या किया गया था? सफल प्रक्षेपण किया गया था। और इसके कितने चरण होते हैं? ईंधन के चलने के 5 चरण होते हैं। कितने? 5 चरणों वाला क्या है? ये रॉकेट है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे क्या? PSLV। PSLV PSLV इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या फिर ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन। कब डेवलप किया गया इसे? 1993 में डेवलप किया गया था, और सफल परीक्षण कब हुआ था? 1994 में हुआ था। इसे इसरो का क्या बोलते हैं? वर्क हॉर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसरो का वर्क हॉर्स। डायरेक्ट पूछ सकता है इसरो का वर्क हॉर्स किसे कहा जाता है, तो आपको टिक करना है क्या? PSLV। अब देखिए इसकी क्षमता क्या होती है? एमई तो ओ तक के 150 केजी के उपग्रहों को क्या कर सकता है? अंतरिक्ष में स्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके द्वारा 1994 में IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग P2 को क्या किया गया था? अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपित किया गया था। इसको IRS P2 को। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ईंधन होते हैं, ईंधन कौन कौन से? ठोस ईंधन की बात करें हम लोग तो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, इसमें क्या होगा? ये ठोस ईंधन होगा। और द्रव्य ईंधन में कौन होता है? मोनो मोनोसिमेट्रिकल डाईमिथाइल। मोनोसिमेट्रिकल डाईमिथाइल, ये इसके क्या होते हैं? ईंधन होते हैं। देखिए ईंधन याद कर सकते हैं, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या होगा? ये मोनो मिथाइल हाइड्रोजन, और साथ ही इसमें द्रव्य ईंधन में और एक होगा UMDH, अनसिमेट्रिकल डाइल मिथाइल। ठीक है, ये क्या होंगे? इसके द्रव्य ईंधन होंगे। अब देखिए PSLV के भी 3 टाइप मिलेंगे आपको। कौन से? PSLV के भी 3 टाइप। सबसे पहले PSLV-G। ठीक, फिर क्या है? PSLV-C, और तीसरा क्या है? PSLV एक्सेल। ये 3 टाइप मिलेंगे आपको PSLV के। अब देखिए तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। सबसे पहले जो PSLV-G होता है, इसके 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण, और 6 बूस्टर होते हैं इसमें। कितने? 6 बूस्टर। और पहला चरण क्या होता है इसमें? साधारण होता है। पहला चरण क्या होता है? साधारण होता है, सिंपल होता है। क्या? PSLV-G में। ठीक है, फिर इसके पश्चात जो PSLV-C है, इसको CA कमर्शियल भी बोला जाता है। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, पहला चरण क्या होता है? शक्तिशाली होता है इसमें। पहला चरण क्या होता है? पावरफुल होगा। और इसी के माध्यम से कौन सा हमने मॉम भेजे थे? मार्स ऑर्बिट मिशन, या फिर भारत का मंगलयान भेजा गया था। इसके माध्यम से PSLV-C25 के माध्यम से। ठीक है, IMPA याद रखिए कब भेजा गया था? 2013 में
भेजा गया था, जिसे भारत का मंगलयान बोलते हैं। और ये कितने, इसकी लागत थी 400 करोड़ की लागत। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग देखेंगे PSLV एक्सेल। तो PSLV, इसमें 4 चरण होते हैं, 6 बूस्टर होते हैं, और साथ ही पहला चरण इसका क्या होता है, पावरफुल होता है, यानी कि शक्तिशाली होता है। इसी के माध्यम से, तब PSLV एक्सेल के माध्यम से 2008 में चंद्रयान प्रथम भेजा गया था। 2008 में चंद्रयान प्रथम भेजा गया था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अब इसी के माध्यम से, यानी कि PSLV के माध्यम से हम लोग ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट सैटेलाइटों को स्पेस में स्टेब्लिश किया था, उनको हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, PSLV-C22 के माध्यम से IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कब भेजा गया था, 2013 में भेजा गया था। इसी को क्या नाम दिया गया, नाविक। इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। फिर PSLV-C43 इसके माध्यम से हम लोगों ने क्या, हाइसिस मिशन भेजा था। कौन सा, हाइसिस मिशन भेजा था। कब, 2018 में। हाइसिस का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर स्पेक्ट्रिंग इमेजिंग, स्पेक्ट्रल इमेजिंग। ठीक है, कब, C43, क्या, C43। इसके पश्चात C38 के माध्यम से हम लोगों ने 31 उपग्रहों को एक साथ स्थापित किया गया था। कौन सी कक्षा में, सूर्य तुल्यकाली कक्षा में। किसमें, सूर्य तुल्यकारी कक्षा में। और इसे ही कौन सी कक्षा कहा जाता है, LEO। कौन सी, LEO कक्षा कहा जाता है। ऐसे उपग्रह जो सूर्य के सापेक्ष क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, और जिन्हें पृथ्वी की निम्न ऑर्बिट में क्या किया जाता है, स्टेब्लिश्ड किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे सूर्य तुल्यकारी कक्षा क्या होती है। और ये लास्ट ईयर 2020 के मेंस में 3 नंबर में पूछा था, इसलिए ये IMP हो जाता है। देखिए, फिर PSLV-3 के माध्यम से तेज भेजा गया था। तेज एक सैनिक उपग्रह है। ठीक है, कौन सा उपग्रह है, सैनिक उपग्रह, भारत का पहला सैनिक उपग्रह। इसे कब स्थापित किया गया था अंतरिक्ष में, सन 2001 में। कब, 2001 में। ठीक है, IMP। देखिए, मैं यहीं पर आपको इसरो की क्या अचीवमेंट्स भी बता रहा हूँ, और साथ में कैसे इसरो ने अपने कार्यों को आगे संचालित किया उसे भी सीक्वेंसली बता रहा हूँ। ठीक है, अब तेज का फुल फॉर्म क्या होता है, तेज का, टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट क्या होता है, टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। इसका उद्देश्य क्या था, भारत के पहले सैनिक उपग्रह रक्षा संबंधी कार्यों को अंतरिक्ष के माध्यम से क्या करना, संचालित करना, इसका कार्य था। इसके पश्चात C57, क्या, C57 के माध्यम से हाल ही में आदित्य L1 उपग्रहों को क्या किया गया था, सूर्य की कक्षा में, या फिर लैग्रांज पॉइंट L1 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, कौन सा, आदित्य L1, बहुत ही IMP है ये। और हाल ही में C58 के माध्यम से सेट एक्सपो सेट 2024 में, 2023-24 में इसे भी स्थापित किया गया, एक्सपो सेट। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया एक्सपो सेट उपग्रह है क्या करके। ठीक है, तो ये होगा कि हमारे PSLV जो लॉन्च व्हीकल है, उसके माध्यम से भेजे गए प्रमुख उपग्रह कौन कौन से, या फिर कौन कौन से अभियान है। अब देखेंगे हम लोग GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो क्या है, स्टेशनरी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसको क्या बोला जाता है, भारत इसरो का बाहुबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसरो का बाहुबली। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से अत्यधिक भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया जाता है। यदि हम लोग बात करें तो भूस्थिति कक्षा, जो हमारी लास्ट वाली कक्षा होती है, यानी कि 36,000 किलोमीटर जो कक्षा है, वहां तक के कितने वजन के उपग्रहों को, 250 kg के, सॉरी 2,500 kg के उपग्रहों को ये ले जा सकता है और आराम से स्थापित कर सकता है। ठीक है, और इसका विकास कब किया गया था, 2001 में GSLV को विकसित किया गया था। और ये कितने चरण वाला रॉकेट है, 3 चरण वाला रॉकेट। कितने, 3 चरण वाला रॉकेट है। ठीक है, कितने चरण होते हैं इसमें, 3 चरण होते हैं। अब 3 चरण कौन कौन से होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले जो इसका चरण होगा वो क्या होगा, ठोस होगा। ठीक, ठोस के पश्चात कौन सा होगा, द्रव्य होगा। और द्रव्य के पश्चात क्या होगा, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक में आपको डिटेल में बताऊंगा क्रायोजेनिक होता क्या। चलिए मैं यही बता दे रहा हूँ। क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक अत्यंत कम ताप पर, यानी कि वह तकनीक जिसके जिसके माध्यम से ईंधन को अत्यंत कम ताप पर रखते हैं। जैसे कि इसमें हाइड्रोजन को कितने ताप पे रखा जाता है, 200 -253 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही ऑक्सीजन को कितने में रखा जाता है, -183 सेल्सियस ताप पर रखते हैं। जिसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, इसके रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक, आई होप आपको क्रायो का सिंपल अर्थ होता है अत्यंत निम्न ताप। ठीक है, या फिर जिसका अर्थ होता है बर्फ जैसा ठंडा। अब इसका निर्माण भारत में किसके द्वारा किया गया था, LPS महेंद्रगिरी के द्वारा। मैंने आपको बताया था जब भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान तो उनकी उपलब्धियां पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने देखा था क्या, LPS, द्रव्य प्रणोदन स्पेस सेंटर, जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, तरल प्रणोदन प्रणाली, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के माध्यम, कौन सा, महेंद्रगिरी। इसके 3 सेंटर है, एक कर्नाटक में है, एक तिरुवनंतपुरम में और एक तमिलनाडु में। तो महेंद्रगिरी के माध्यम से क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया गया है। ठीक है, और इसका प्रयोग कब किया गया, 2014 में। किसमें, 2014 में GSLV MK2 और MK3 में किया गया था। तो ये क्या है, हमारा क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, इसके 3 GSLV के 3 चरण होते हैं। पहला चरण ठोस होगा, दूसरा चरण कैसा होगा, द्रव्य होगा, और तीसरा चरण कैसा होगा, क्रायोजेनिक होगा। अब देखिए, GSLV के भी 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 3, GSLV-M1, GSLV-M2 और GSLV-MK3। ठीक है, ये है। देखिए, GSLV-M, ये क्या है, GTO, यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में कितने वजन के उपग्रहों को स्थापित करता है, ये 150 केजी के उपग्रहों को स्थापित करता है। और GSLV-2 कितने, 2500 केजी के उपग्रहों को स्थापित करता है। और साथ ही जो MK3 है वो कितने, 4500 केजी के उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करता है। ठीक है, इसकी जो क्रायोजेनिक यूनिट है, GSLV-M के फर्स्ट की क्रायोजेनिक यूनिट क्या है इसकी, 7.5 है। कितनी, 7.5 है। और MK2 की यूनिट कितनी है, 7.5 है। इसकी भी सेम है। लेकिन MK3 की यूनिट कितनी है, 20.0 है। देखिए, आपको यूनिट एकदम से याद रख लेना है। ठीक है, यूनिट पूछ सकते हैं कि MK3 में क्रायोजेनिक की किस यूनिट का यूज हो रहा था, 20वीं यूनिट का यूज हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा GSLV की GSLV है क्या। ठीक है, अब देखिए, GSLV को इसरो का गेम चेंजर के साथ साथ इसे इसरो का क्या कहा जाता है, बाहुबली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, बाहुबली कहा जाता है। और आपने हाल ही में सुना होगा LVM-M3, ये किसका संवर्धित रूप है, ये GSLV M के थर्ड का क्या है, संवर्धित ऑग्यूमेंटेड रूप है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने क्या भेजा था, चंद्रयान 3 इसरो ने भेजा था। ठीक है, और कब, 23 अगस्त को ये किस पे पहुंचा था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। और 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब लास्ट हमारा हमारा प्रमोशन यान कौन सा है, RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसे 2016 में डेवलप किया गया और हाल ही में इसे क्या किया गया, इसका सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया। किसके माध्यम से, इसरो के माध्यम से। इसका हिंदी में फुल फॉर्म कहता है पुनः प्रायोज्य प्रमोशन यान। यानी कि इसका सिंपल सा अर्थ क्या होता है, कम लागत तथा विश्वसनीय और मांग आधारित अंतरिक्ष पहुंच सेवाओं को क्या करना, पूर्णतः प्रदान करना। ठीक है, ये एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में पूर्ण होने के पश्चात इसे पुनः पृथ्वी पर वापस लाया जा सकता है। और एक बार इसको डेवलप करने के पश्चात इसके माध्यम से 100 मिशन, यानी कि 100 टाइम्स हम लोग इसको कहाँ भेज सकते हैं, स्पेस में भेज सकते हैं, और पुनः इसको पृथ्वी में वापस लाया जा सकता है। ठीक है, ये और इसको डेवलप किसने किया था, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, VSSC ने। किसने,
पीएसएससी तिरुवनंतपुरम ने आरएलवी को क्या किया, डेवलप किया है। ठीक है, इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी कौन कौन सी, देखिए आप याद रख लीजिए बस टर्म्स को। हेक्स, हेक्स के पश्चात लेक्स, लेक्स के पश्चात रेक्स, रेक्स के पश्चात स्पेक्स। देखिए चार टेक्नोलॉजी होती है, चार टेक्नोलॉजी हम लोग कभी डिटेल में पढ़ेंगे, ये वैसे प्री का सब्जेक्ट नहीं है, मेंस का सब्जेक्ट है ये। ठीक है, हेक्स, लेक्स, रेक्स और स्क्रैमजेट प्रणोदन प्रयोग जिसको बोलते हैं स्पेक्स। आई होप आपको ये आरएलवी भी समझ में आया होगा कि है क्या करके। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या कि अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को कितने चरणों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले तो देखिए हम लोग पढ़ रहे, सिंपल सा अर्थ है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उपलब्धियां, और भारत की उपलब्धियां इक्वल टू इसरो की उपलब्धियां। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे जब इसरो की स्थापना हुई थी कब, 1969 से। 1969 से पूर्व भी एक कमेटी बनी थी 1962 में, जिसे क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। ठीक है, तब से ही भारतीय अंतरिक्ष या फिर भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपने सकारात्मक कदमों के साथ अपने मिशन को प्रारंभ किया था। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था, अंतरिक्ष सेवाओं के संचालन में, अंतरिक्ष सेवाओं के संचालन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और उपग्रह संचार में आत्मनिर्भर बनना, और उपग्रह आधारित सर्वेक्षण नियंत्रण करना। ठीक है, और साथ ही अंतरिक्ष कार्यक्रमों को वाणिज्यिक उपयोग में क्या करना, बढ़ावा देना, इसका क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को इसरो के द्वारा कितने फेजेस में डिवाइड किया गया, चार फेजेस में डिवाइड किया गया। कौन कौन से फेज है, इनिशियल फेज या इनिशियल फेज जिसको बोलते हैं, या फिर प्रारंभिक फेज, इसी को क्या बोलते हैं, लर्निंग फेज बोलते हैं। कब, 1960 से लेकर के 1970 के बीच में था। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था हमारा क्लियर विजन होना चाहिए किसमें, अंतरिक्ष में जाने के लिए। और हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, लर्न कर रहे थे किसको, स्पेस को, स्पेस टेक्नोलॉजी को। और साथ ही हम लोग क्या करते, कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे थे किसमें, कौन से सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में हम लोग कैपेसिटी बिल्ड कर रहे थे, किसमें, इनिशियल फेज में। ठीक है, इनिशियल फेज कब से, 1960 से लेकर के 1970 तक के, इसे ही क्या बोलते हैं, लर्निंग फेज भी कहा जाता है। क्या, इसरो को क्या कहा जाता है, लर्निंग फेज कहा जाता है। ठीक है, और इसी लर्निंग फेज में हमने किसका डेवलप किया था, किसे डेवलप किया था, ए एएसएलवी नहीं, एसएलवी को डेवलप किया था। किसे, एसएलवी को डेवलप किया था। और इसका उद्देश्य क्या था, वायुमंडल का क्या करना, अध्ययन करना। इसका वायुमंडल का अध्ययन करना, जिसका रॉकेट कौन सा था, जिसका उपग्रह कौन सा था, रोहिणी। ठीक, अब देखेंगे दूसरा फेज, एक्सपेरिमेंटल फेज। कौन सा, एक्सपेरिमेंटल फेज। कौन सा, एक्सपेरिमेंटल फेज। कब से, 1980 से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, और इसमें क्या था, एक्सपेरिमेंटल मिशन को क्या करना था, इसमें कंप्लीट करना था। जो भी हमारे एक्सपेरिमेंटल मिशन होंगे, चाहे वो एटमॉस्फेयर के से संबंधित हो, या फिर स्पेस से संबंधित हो, या फिर रिमोट सेंसिंग से संबंधित हो, इन सारे एक्सपेरिमेंटल मिशन को क्या करना था, कंप्लीट करना था। कौन से फेज में, एक्सपेरिमेंटल फेज में। कब प्रारंभ हुआ ये, 1980। ठीक है, और इसमें, इस फेज में हम लोगों ने किसको डेवलप किया था, एएसएलवी को डेवलप किया था। किसको, एएसएलवी जो हमारा लॉन्च व्हीकल सिस्टम था, इसे डेवलप किया गया था। और इसी के माध्यम से संवर्धित रोहिणी को क्या किया था, अंतरिक्ष में क्या स्थापित किया गया था। ठीक, अब इसके पश्चात जो तीसरा जो हमारा फेज होगा वो होगा क्या, ऑपरेशनल फेज। ऑपरेशनल फेज कब से शुरू होता है, 1990 से प्रारंभ होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, ऑपरेशनल मिशनों को क्या करना, ऑपरेशनल जो मिशंस होंगे उनको क्या करना, कंप्लीट करना। और साथ ही राष्ट्रीय सर्विस यानी कि नेशनल सर्विसेज को क्या करना, कंप्लीट करना। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ इनसेट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, दूर संचार एवं मौसम विज्ञान को बढ़ावा देना था। इसी समय में ही क्या, इनसेट को स्थापित किया गया था, किसमें, अंतरिक्ष में। और ऑपरेशनल फेज में ही इसको डेवलप किया गया था, पीएसएलवी को डेवलप किया गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को स्थापित किया गया था। और साथ ही यहाँ पे जीएसएलवी के क्षेत्र में क्या, अनुसंधान एवं विकास कार्य संचालित किए जा रहे थे, किसके माध्यम से, इसरो के माध्यम से। साथ ही
इसी ऑपरेशनल फेज में ध्रुवीय कक्षा यानी कि पोलर ऑर्बिट में और तुल्यकालिक कक्षा में उपग्रहों को सफलतापूर्वक क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। इसमें ऑपरेशनल फेज में। इसके बाद जो हमारा अंतिम फेज है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपांसन फेज, यानी कि इसरो अपनी सर्विसेज को क्या करेगा, एक्सपांस करेगा, विस्तार करेगा। ठीक है, क्या एक्सपांस फेज, या इसी ही हम लोग बोलते हैं स्पेशलिटी फेज। क्या बोलते हैं, स्पेशलिटी फेज। ठीक है, इसके माध्यम से ऐसे अंतरिक्ष यानों का उपयोग, अंतरिक्ष यानों का विकसित करना, या अंतरिक्ष यानों को विकसित करना है जिसका उद्देश्य हम लोग, जिसका उपयोग हम लोग बार बार अंतरिक्ष मिशन में कर सकें। जैसे कि आरएलवी का डेवलप किया इन्होंने, क्या आरएलवी, अवतार। ठीक है, अवतार का भी हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी आगे। ठीक, तो इन सब चीज को कब किया गया था, एक्सपांसन फेज में किया गया था। और ये कब से प्रारंभ हुआ, सन 2003 प्रारंभ हुआ है। ठीक है, इसी के समय हम लोग ने क्या, GSLV को डेवलप किया, और इसी के माध्यम से हम लोगों ने रिसोर्स सेट, कार्टोसेट, ओशियन सेट, मेगाट्रॉपिक्स जैसे इत्यादि उपग्रहों को कहाँ पे स्थापित किया था, अंतरिक्ष में स्थापित किया था। ठीक है, आई होप आपको ये अंतरिक्ष कार्यक्रम समझ में आएंगे, किसके, इसरो के द्वारा संचालित होने वाले कार्यक्रम। ठीक है, अब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, तो हम एक बार उन्हें देख लेते हैं। ठीक, देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में वैसे तो इसरो की जब उपलब्धियां कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देख चुका था कि कौन कौन सी इसके अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, कि कौन कौन से उपग्रह स्थापित किए गए हैं भारत के द्वारा। ठीक, सबसे पहले भू स्थिर उपग्रह, संचार के लिए भू स्थिर उपग्रह है इनसेट श्रृंखला, ठीक, जीसेट श्रृंखला, और एडुसेट और हैमसेट। ये क्या है, हमारे संचार उपग्रह है, या भू स्थिर उपग्रह, या फिर संचार उपग्रह लिख लीजिए इनको। फिर क्या, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, रिमोट सेंसिंग। देख लीजिए, आप लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, बाकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल MCS क्लासेस 2024 न्यू कंटेंट में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको हमारे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें, IRS श्रृंखला क्या है, रिमोट सेंसिंग है। ठीक, कार्टोसेट, रिसोर्स सेट, ओशियन सेट, रीसेट। ठीक, और हाल ही में एक क्या, एस्ट्रोसेट भेजा गया, कब कब, 2015 में। कौन सा, एस्ट्रोसेट। ठीक, तो ये क्या है, हमारे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अब देख लेते हैं नेविगेशन उपग्रह कौन कौन से। ठीक है, नेविगेशन, गगन, कब डेवलप किया गया था, 2015 में। किसके माध्यम से, इसरो और AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से। साथ ही IRNSS 2013 में इसे डेवलप किया गया था, और इसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे क्या नाम दिया था, नाविक नाम दिया था। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। कब किया, डेवलप किया गया, 2013 में। ठीक, अंतरिक्ष मिशन कौन कौन से हमारे अब तक के रहे हैं, सबसे पहले मॉम, मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसे मंगलयान कहा जाता है, कब, 2013 में। ठीक, इसके पश्चात चंद्रयान, 2008 में। चंद्रयान पहला कब, 2008 में। चंद्रयान सेकंड 2019 में, और चंद्रयान थर्ड कब, 2023 में। ठीक है, ये क्या है, चंद्रयान। अब इसके पश्चात साथ ही अभी जो अगला मिशन होगा क्या, हमारा गगनयान मिशन। क्या है, मानव अंतरिक्ष यान मिशन है ये, और साथ में किसको, व्योममित्र को अपने साथ कहा ले जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में यानी कि स्पेस में R&D के कार्य करना। ठीक, अब साथ ही छोटे उपग्रह कौन कौन से थे, एक जुगनू नाम का एक छोटा उपग्रह था, नैनो उपग्रह जिसे बोलते हैं, कौन सा, जुगनू। ठीक, ये हो गया क्या, हमारे प्रमुख उपग्रह। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कौन कौन से भारत की उपलब्धियां जो रही हैं हमारी। ठीक है, जो इसमें नहीं कर पाए हम लोग कवर, उसे अब हम लोग कवर करेंगे। देखिए एक जेमिनी करके उपग्रह लॉन्च किया गया था, क्या, जेमिनी, बहुत ही IMP है। देखिए बहुत कम लोग पढ़ाते हैं इसे, लेकिन आप लिख लीजिए, मछुआरे, जो हमारे भारतीय क्षेत्र के जो मछुआरे हैं, उनके लिए क्या करना, आपदा चेतावनी प्रणाली को क्या करना, डेवलप करना। जो हमारे तटीय क्षेत्र के जो मछुआरे हैं, जैसे कभी भी समुद्र में कोई भी तूफान आ रहा है तो उसकी जानकारी किसके माध्यम से मिलेगी उन्हें, जेमिनी के माध्यम। और जेमिनी का फुल फॉर्म क्या होता है, गगन इनेबल मरीन इंस्ट्रूमेंट
फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, आप लिखते चलिए, गगन इनेबल मरीन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, जेमिनी। इसके पश्चात एस्ट्रोसेट हमारी एक वेधशाला है, अंतरिक्ष वेधशाला। क्या है, एस्ट्रोसेट। कब डेवलप किया गया था इसे, 2015 में स्थापित किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था, अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर क्या है, भुवन एप्लीकेशन। भुवन एप्लीकेशन, ठीक है, भुवन एप्लीकेशन का कार्य क्या है, तो भुवन एप्लीकेशन 3D, किसी भी क्षेत्र का 3D रूप आपको दिखा सकता है। ये कौन सा, 3D रूप, यानी कि रिमोट सेंसिंग टाइप के उपग्रह, और इसी के उपग्रह को संचालित करने के लिए भुवन पोर्टल को क्या किया गया है, डेवलप किया गया। ठीक, ये हो गया क्या, फिर इसके पश्चात शुक्र ऑर्बिट मिशन। कौन सा, शुक्र ऑर्बिट मिशन, जिसे हम लोग 2031 में भेजेंगे। कब भेजेंगे, 2031 में। कौन सा, शुक्र ऑर्बिट मिशन। और 2040 तक के हम लोग चंद्रमा में किसको भेजेंगे, मानव को भेजेंगे। कब, 2040 तक के। IMP इसके भविष्य के कार्यक्रम है, किसके, इसरो के। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। मैंने आपको गगन भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, गगन के साथ साथ मैंने IRNSS भी पढ़ाया हूँ। ठीक है, क्या, IRNSS। अब साथ ही अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा, देखिए इससे पूर्व चलिए मैं आपको एक बार पुनः IRNSS पढ़ा दे रहा हूँ। क्या, IRNSS पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है IRNSS, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मुझे लगता है पूछ सकते हैं। गगन और IRNSS के साथ साथ इनसेट प्रणाली भी आपको मैं पुनः एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए IRNSS, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है IRNSS का, इंडियन रीजनल, यानी कि भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली कब डेवलप किया गया है, इसे 2013 में डेवलप किया गया है। ठीक है, अब इसके माध्यम से दो प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। किस, कौन कौन सी सेवा, एक होती है मानक स्थितिक सेवा। मानक स्थितिक सेवा, इसे क्या बोलते हैं, SPS। ठीक है, SPS स्टैंडर्ड सर्विस जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और एक होती क्या, रिस्ट्रिक्टेड सर्विस या प्रतिबंधित सेवा। जो प्रतिबंधित सेवा होती है वो केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई जाती है, और जो मानक जो सेवाएं होती है वो सभी के लिए ओपन होती है। ठीक है, इसका नाम क्या क्या रखा गया था, नाविक रखा गया। क्या रखा गया इसका नाम, नाविक। किसने नाम दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम दिया है। ठीक है, अब ये इसकी कितने जानकारी प्रोवाइड करेगा, कितने क्षेत्र की जानकारी प्रोवाइड करेगा, भारत और भारत के बाहर 1500 किलोमीटर तक की क्षेत्र को क्या करता है, कवर करता है। और इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 20 मीटर की। कहीं कहीं आपको 15 मीटर देखने को मिलेगी, लेकिन आप लगाइए कितने, 20 मीटर, क्योंकि इसरो की वेबसाइट में कितना लिखा हुआ है, 20 मीटर लिखा हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है IRNSS का, तो आप लिखते चलिएगा, मैं बोलते चल रहा हूँ। पहला तो स्थलीय, हवाई, समुद्री नौवहन को संचालित करना। ठीक है, कौन सी, स्थलीय, हवाई और समुद्र, यानी कि आप जल, थल और वायु तीनों में जो नौवहन हो रहा है उसको कवर करता है। ये आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देता है, किसे, आपदा प्रबंधन को। नक्शा बनाने में मदद करता है। जियोडेरिक आंकड़े जुटाता है, जो भी हमारे पृथ्वी संबंधित जो अवलोकन आंकड़े होते हैं उसे एकत्रित करता है। ठीक है, बेड़ा प्रबंधन, यानी कि जो पोर्ट में जो हमारे जो वाहन आते हैं उन सबको क्या करता है, उसका मैनेजमेंट करता है। मोबाइल के साथ इसका एकीकरण करने के साथ हम लोग इसमें ट्रैकिंग और या नेविगेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ड्राइवर, जो हमारे ड्राइवर होते हैं उनके लिए दृश्य एवं साउंडिंग नेविगेशन प्रोवाइड करवाते हैं। पर्यटनों के लिए, जो पर्यटक होते हैं जो पहली बार किसी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं उनके लिए ये नौ संचालन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। क्या, IRNSS। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी कि ये कब डेवलप किया गया था, 2013 में। इसका नाम क्या है, नाविक है, और ये दो प्रकार की सेवाएं प्रोवाइड करा जाता है, SPS और RS। SPS यानी कि मानक सेवाएं जो सभी को उपलब्ध होती है। जो RS होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, केवल किनके लिए उपयोग होती है, अधिकृत उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसकी क्षमता कितनी होती है, सबसे पहले तो ये 1500 किलोमीटर, भारत को छोड़ करके 1500 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, भारत को कवर करने के साथ साथ किसे, उसके आसपास के 1500 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। और इसकी परिशुद्धता या एक्यूरेसी कितनी होती है,
20 मीटर होती है। अब हम लोग देखेंगे क्या, गगनयान, गगन देखेंगे। गगन का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले तो, ठीक है। गगन गगन का फुल फॉर्म होता है जीपीएस, जीपीएस एडिट। क्या होता है, जीपीएस एडिट, मीटर ऑन हो गया, जीपीएस एडिट जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है किसका, है गगन का। और गगन को किसने डेवलप किया गया था, इसरो के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया था। कब, 2015 में डेवलप किया था, कब, 2015 में डेवलप किया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, हवाई जहाजों के सही मार्ग निर्देशन, क्या हवाई जहाज जो होते हैं हमारे, ठीक है, हवाई जहाज का सही मार्ग निर्देशन में, यानी कि उनको क्या कराना, रूट प्रोवाइड कराना, रूट सही है या नहीं है या बिजी रूट है उसको करना, और साथ ही एयरपोर्ट को उसकी गति स्थिति सूचना प्राप्त हो, किसको, एयरपोर्ट को, हवाई यातायात नेटवर्क तैयार करना, इसका उद्देश्य था किसका, गगन का। और सभी मौसमों में ये सक्रिय होता है, दुर्घटना की स्थिति में ये बचाव कार्यों को संचालित करता है, और मोबाइल, पर्यटन, भूगतिकी इत्यादि कार्यों को क्या करता है, संचालित करता है। कौन सा, गगन। गगन का फुल फॉर्म एक बार फिर से देख लीजिए आप, क्या है, जीपीएस एडिट, जीपीएस एडिट जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। कब डेवलप किया गया था इसे, 2015 में। इसे क्या बोलते हैं, गगन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गगन प्रोजेक्ट कहा जाता है। एक गगनयान मिलेगा आपको और एक गगन प्रोजेक्ट, तो दोनों में आप कंफ्यूज ना होइएगा, सिंपल सा अर्थ है दोनों का, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, गगन, ठीक है। अब गगन के पश्चात हम लोग देखेंगे क्या, इनसेट प्रणाली, ठीक है। इनसेट क्या है हमारी, ये भी दो प्रकार की सेवाएं देता है, ठीक है। इनसेट, इनसेट का, इनसेट को डेवलप कब किया गया था, 1982 में डेवलप किया गया था। कब, 1982 में इनसेट। और ये इसका उद्देश्य क्या था, इनसेट का सिंपल सा उद्देश्य है कि यह दूर संचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी तथा खोज एवं बचाव कार्यों को क्या करना, संचालित करना, इनसेट प्रणाली, ठीक है। इनसेट प्रणाली का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। कब, 1942, 1982, 83, ठीक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की व्यापक घरेलू संचार एवं उपग्रह प्रणालियों में से एक है। एशिया प्रशांत महासागर, एशिया प्रशांत क्षेत्र की व्यापक एवं घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इस प्रणाली को, इसको, इस प्रणाली के माध्यम से दूर संचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा चेतावनी के साथ साथ खोज एवं बचाव कार्य में भी ये क्या होती, कार्य करती है। अब देखिए, इनसेट प्रणाली के जनरेशन है। सबसे पहले A1A जनरेशन, कब डेवलप किया गया इसे, 1982 में। इसी जनरेशन 1A जनरेशन के साथ साथ 1B, 1C और 1D, कब, 1A, 1B, 1C, 1D, कब, 1982 से लेकर कब, 1990 तक की ये जनरेशन काम करी। इसके पश्चात 2A, 2A से लेकर के 2E, कहाँ से कब तक, 1992 से लेकर के 1999 तक की इसकी जनरेशन है, ठीक है। फिर इनसेट 3B, 3B इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, जी सेट के नाम से जाना जाता है। कब, 2000 से प्रारंभ हुई और ये 2003 तक के चली। फिर इनसेट 4A, 2005 से लेके 2007 तक के। तो ये क्या है, इनसेट की सीरीज है। इसी प्रकार सीरीज किसकी है, IRS की सीरीज है, किसकी, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह की, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की प्रमुख उपलब्धियां क्या है और ये किस प्रकार अपने मिशन को संचालित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग MC